ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग जो फर्दर स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो है, अच्छा हम लोग स्टेप वाइज मॉडल के बारे में बात कर रहे थे। स्टेप वाइज मॉडल में जो फर्स्ट मॉडल था उसमें बेसिकली expenditure description only one independent variable, and in model 2 you see that there are two independent variable. The first one is expenditures descriptions and the second one is age descriptions। ठीक है, आप सेम एज इट इज जैसे आपने प्रीवियस जो मॉडल आपने रन किए थे उसको इंटरप्रेट किया था ऐसे ही इसको करेंगे। ठीक है, अब जब आपने अलजबरा की इक्वेशंस एक पढ़ी होंगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन रिग्रेशंस रन करने का जो तरीका कार था, इक्वेशंस थी y इज इक्वल टू बराबर है a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो y है आपका जो इन मॉडल फर्स्ट में वो है इनकम। इनकम है आपकी ये, और यहाँ पे आप बीटा की वैल्यूज देख सकते हैं वो ये है, प्लस आपके पास जो इसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है 0.934। एक्सपेंडिचर डिस्क्रिप्शंस आपने इसके सामने लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से आप मॉडल 2 बनाएं। मॉडल 2 में आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आप लिखेंगे बीटा 1 x1 beta 2 x2। This is the way you can write the equation number 2 whenever you have two or more independent variable in a one model, then you have to apply this type of model। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो y इनकम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इनकम की जगह पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि आप कंबाइन मॉडल रन जब करते हैं तो अब यहाँ पे देखें जो बीटा की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू वो दोनों मॉडल के लिए सेम है। अब मॉडल 1 एंड मॉडल 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बट कांस्टेंट की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो कांस्टेंट की वैल्यू प्लस आप जो आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके वो बीटा की वैल्यू, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड बीटा की वैल्यू एंड सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह से आप जो हैं इन दोनों मॉडल्स में से, अगर ये दोनों मॉडल्स आपके पास आ गए हैं और आपसे कहा जाता है इन दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल आप चूज करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ऑन द बेसिस यू हैव टू चूज वन मॉडल because the difference between the R square of both the model is 3.6, that is fulfill the conditions of 5%, so we can choose model 1 because this model has lower R square value because of less independent variable। ठीक है, आपने कंपैरिजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ R square। ठीक है, विच एवर मॉडल इज at higher R square value you can say that the model is most successful या most strongly acceptable model। ठीक है, और on the basis of R square you have to accept the model and you have to reject the model। ओके, यहाँ तक करने के बाद आपने अब उनकी मॉडल 1 की, मॉडल 2 की एंड वेरिएबल्स की कांस्टेंट की एक्सप्लेनेशन देनी होती है, आपने इंटरप्रेट करना होता है। तो आप किस तरह से करेंगे, यू कैन से दैट द रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर एक्सपेंडिचर डिस्क्रिप्शंस इज 0.934 with the significant value is 0.00 which is less than 0.05, hence expenditure description is significant in this model। ठीक है, मॉडल 2 की बात करें तो उसमें भी सेम एज इट इज यू हैव टू से दैट द वैल्यू ऑफ मॉडल इज सिग्निफिकेंट इन दिस मॉडल एंड इंटरप्रेट द वेरिएबल। यू कैन से दैट द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फॉर एक्सपेंडिचर डिस्क्रिप्शंस इज 0.934, that is the change increase in income for a unit change in expenditure descriptions। y की बात करें, this is the fixed amount of y is equal to बराबर this, which you can say the amount of constant। ठीक है, which I have telling you above that the constant value for both the models are same because when we have applied the stepwise model, the both the model have run in one steps and the constant value is always constant for both the model। ठीक है, the equation is that y is equal to बराबर है a plus beta 1 x1 and beta 2 x2। ठीक है, because the model have two independent variable, that's why I have written that beta 1 for beta x for one independent variable and beta 2 and x2 for second independent variable। So we can write here income is equal to बराबर है 247.649 plus 0.834 expenditure descriptions plus 278.775
एज डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो यू कैन से दैट द रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर एक्सपेंडिचर डिस्क्रिप्शन इज 0.834 with the significant value is 0.000 and the regression coefficient for age descriptions is 240 278.775 with the significant value is 0.006, which is less than the amount significant value of 0.05. Hence the expenditure discretion is significant in this model. Second, you have to interpret the variable. You can say the regression coefficient for the expenditure discretion is 0.34. That is the change increase in income for a unit change in expenditure descriptions. The regression coefficient for age description is 278.775, which is the change increase in income for a unit change in age descriptions. You have to interpret all of these results in your own words. When you have to sing the table, you have absolutely have the ability, you have to solve all the model in the regression form and you have to interpret in your own words, ठीक है, not right here, ठीक है, सेम एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे आप। अगर जिसने कॉपी की प्लेजरिज्म चेक आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आप करेंगे वाई सेम एज इट इज आपका क्या होंगी नॉर्मल वैल्यू। अच्छा, उसके बाद नॉर्मेलिटी टेस्ट है, रेजिडुअल टेस्ट है। इसका बेसिकली आपकी जो सिलेबस था यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ पे मेंशन नहीं था, बट अगर ज़रूरत पेश आई हमें तो हम जब आपकी फाइनल हम लोग करेंगे रिसर्च वर्क, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो होते हैं कैटेगोरिकल, ठीक है। अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हों तो हम इस तरह से वैल्यूज, जिस तरह से मैंने आपको एंटर करना बताई थी, हमने वैल्यूज को एंटर कर लेना है। अभी फिलहाल सिर्फ ओनली जस्ट यू हैव टू रन द रिग्रेशन मॉडल with one independent variables and with two independent variables, ठीक है। ओके, अब आपने, अगर आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कैटेगोरिकल हों तो आपने उसको वैल्यू असाइन करनी होती है। किस तरह से? अगर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी कैटेगरीज हैं थ्री थ्री इंटर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप उसके डमीज बनाएंगे D1 D2। अगर आपके तीन कैटेगरीज हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, यू हैव टू मेक द टू डमीज D1 एंड D2, and if you have the four categories you have to make three dummies D1 D2 and D3। अब यहाँ पे एजुकेशन की जो कैटेगरीज हैं, एजुकेशंस की जो कैटेगरीज हैं वो हैं बेसिकली थ्री, इंटर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। then you have to make only two categories, two dummies D1 and D2, and you have to separately introduce this variable just like the अदर वेरिएबल्स, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने जब अपनी एजुकेशन को एंटर किया, आपने वैल्यूज की जगह पे उसकी तीन वैल्यूज को असाइन करवा दिया, ठीक है, 1 2 एंड 3। अब D1 में आप वैल्यू असाइन करेंगे, आपने कहा 0 फॉर नॉट ग्रेजुएट, या तो वो नॉन ग्रेजुएट है, 1 या फिर वो ग्रेजुएट है। D2 में आपने कहा नॉट इंटर या इंटर, ठीक है, या वो इंटर है या वो इंटर नहीं है, या ग्रेजुएट है या वो ग्रेजुएट नहीं है। आप इसी तरह से आप जब इन डमीज को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, करवाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जब रिजल्ट आएंगे इस तरह से, तो आप यहाँ पे देखें इंटर नॉट ग्रेजुएट, या तो वो इंटर है या तो वो नॉन ग्रेजुएट है, या वो नॉन इंटर है या वो नॉन ग्रेजुएट है। नाउ हियर यू कैन सी इफ एजुकेशन इज फर्स्ट लाइन, द इंटर आई विल चेक ऑन D1 एज इंटर एज नॉट। हमने D1 को इंट्रोड्यूस करवाया, D1 0 होगा, इट मीन्स नॉट इंटर। अगर D1 जो है वो 1 होगा तो मीन्स इंटर। हमने वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करवाया। D2 में हमने कहा ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट। हमने इन दोनों बेसिस पे हमने मास्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। करने के बाद हमने जब इन वैल्यूज को साइन किया, कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आता है। फिर ये जो हमने डमीज को इंट्रोड्यूस करवाया, यू हैव टू मेक अ सेपरेटली ट्रीटेड एज अ सेपरेटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। आप इसको एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होल नहीं लेंगे, यू हैव टू टेक सेपरेटली। मीन्स यू कैन से दैट सी दैट y इज इक्वल टू बराबर है अल्फा प्लस बीटा x1, योर फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, योर सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल b x2, ठीक है।
और सेकंड जो वेरिएबल था एजुकेशन, उसकी कैटेगरीज थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैटेगोरिकल था, तो हमने उसकी डमी बना दी बीटा D1 D2 के हिसाब से, ठीक है। तो क्या होगा, इनकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी चेंज होगी। D1 क्या है, 3.1 इज द चेंज इन इनकम व्हेन द पर्सन इज इंटरमीडिएट। 3.4 D2 is a change in income when the person is graduate. ओके अब अगर हम लोग बात करें हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, ये तो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा तो हम उसकी कैटेगरीज बना देते हैं। जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो वो दो तरह का होता है। अगर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स की दो कैटेगरीज हो, वो भी तो कैटेगोरिकल हो सकता है ना। अगर तो दो कैटेगरीज हैं तो हम उसके लिए यूज करेंगे बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशंस। अगर तो दो से ज्यादा कैटेगरीज होंगी तो हम यूज करेंगे मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सिंपल वे है